110 के साइंस में चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंटिन्यू था, है ना। उसमें हमने लास्ट में ओहम्स लॉ तक देखा था। ओहम्स लॉ से हमने देखा था कि कैसे पोटेंशियल इन अ सर्किट विद करंट पासिंग इन अ सर्किट एंड रेजिस्टेंस, तीनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है वो हमने ओहम्स लॉ से देखा था। फिर ओहम्स लॉ से हमने देखा था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। अलग अलग ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा वो भी हमने देखा था। बट फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जब तक उस ऑब्जेक्ट में आप कोई भी चेंज ना करो तब तक उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच resistance of a resistor depends फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर डिपेंड्स। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टर मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कि जिसके पास अपना रेजिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टर बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, ठीक है। पहले उन लोगों ने क्या किया है, नाइक्रोम, नाइक्रोम मतलब निकल और क्रोमियम की अलॉय है। नाइक्रोम क्या है, निकल और क्रोमियम की क्या है, अलॉय, ठीक है। वो अच्छी सी गुड कंडक्टर है, ठीक है। नाइक्रोम है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पे नाइक्रोम लिया, ठीक है। उन लोगों ने पहले एक नाइक्रोम का वायर लिया, पतला सा एकदम थीन नाइक्रोम का क्या लिया उन लोगों ने, वायर लिया, ठीक है। सपोज कि वो उन लोगों ने 10 सेंटीमीटर का लिया, सपोज कि उन लोगों ने क्या किया है 10 सेंटीमीटर का नाइक्रोम का वायर लिया, ठीक है। फिर उन लोगों ने क्या किया कि उसे एक सर्किट में जोड़ दिया, ठीक है। वोल्ट मीटर रखा है, उससे हम क्या करेंगे, वोल्टेज मेजर करेंगे। एक सेल रखा है तो सेल का अपना कुछ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। वो सेल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही हमारी पूरी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, ठीक है। फिर अगर हम उसे पूरा कनेक्ट करके स्विच ऑन करेंगे तो नाइक्रोम वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा जो हम ए मीटर से मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए मीटर से मेजर कर सकते हैं। अब एक बार उन लोगों ने 10 सेंटीमीटर का वो नाइक्रोम का वायर लिया और उन लोगों ने देखा कि सेल को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों ने जो बैटरी या तो जो सेल लिया था वो ही रख रहे हैं। फिर वो चेक कर रहे हैं कि ए मीटर में कितना करंट मिल रहा है, वो करंट की वैल्यू उन लोगों ने रीड कर ली कि आई करंट कितना मिल रहा है। अब उन लोगों ने क्या किया, नाइक्रोम का जो 10 सेंटीमीटर का वायर था उसे निकाल लिया। अब उसके जैसा ही बट 10 सेंटीमीटर की जगह पे 15 सेंटीमीटर का वायर लिया। क्या किया उन लोगों ने, 10 सेंटीमीटर की जगह पे 15 सेंटीमीटर का वायर लिया उन लोगों ने, ठीक है। पतला उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो पहला 10 सेंटीमीटर वाला वायर जितना ठीक था उतना ही सेम वायर लिया है, बट सिर्फ लेंथ ज्यादा ली है। पहला वायर 10 सेंटीमीटर का था, दूसरा वायर क्या था, 15 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो तब उन लोगों ने क्या किया कि दूसरी बार 10 सेंटीमीटर का वायर निकाल के उसकी जगह पे 15 सेंटीमीटर का वायर लगा दिया। बाकी जो सेल या तो बैटरी जो लिया था उसे एज इट इज रखा है, मतलब कि हम पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी था उसे वैसा ही रख रहे हैं, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ 10 सेंटीमीटर का जो नाइक्रोम का वायर था उसकी जगह पे 15 सेंटीमीटर का नाइक्रोम का वायर लगाया, ठीक है। वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो एज इट इज है, ठीक है। अब उन लोगों ने लगा के फिर स्विच ऑन करके देखा कि ए मीटर में अब उन लोगों को इलेक्ट्रिक करंट का रीडिंग क्या मिल रहा है। तो पहले वाला 10 सेंटीमीटर में उसे मिल रहा था I1, तो 15 सेंटीमीटर में उन्हें जो रीडिंग मिला वो होगा I2, बट यहाँ पे उन लोगों ने देखा कि I2 इज लेस देन I1 मिल रहा है,
ठीक है। जैसे ही उन लोगों ने वायर की लेंथ चेंज की, उसी तरह से उन लोगों को करंट भी कम मिल रहा है। अगर उन लोगों ने लेंथ इंक्रीज की तो करंट डिक्रीज हो रहा है। I2 की वैल्यू I1 से स्मॉल होगी, ऐसा होगा हर एक। अगर आपने नाइक्रोम की जगह पे अगर कॉपर का वायर लिया है ना, तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। हाँ, I1 I2 की वैल्यू अलग अलग होगी, बट जो I2 मिलेगा वो ऑलवेज I1 से कम होगा, ठीक है। अगर आपने ये लेंथ इससे इंक्रीज कर दी है तो ये करंट आपको ऑलवेज फर्स्ट से कम ही मिलेगा। कोई भी मेटल का वायर ले लो, आपको रीडिंग यही मिलेगा। अब तीसरी बार वो क्या कर रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर था ना, दूसरा वायर वो लोग 10 सेंटीमीटर का ही ले रहे हैं, बट वो लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर रहे थे। मतलब कि ये सेंटीमीटर में, ये 10 सेंटीमीटर में उन लोगों ने थिन वायर लिया था, यहाँ पे वो लोग थिक वायर ले रहे हैं। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में वो लोग कैसा वायर ले रहे हैं, थिक, मतलब कि थोड़ा मोटा। पहले थोड़ा एकदम पतला था, उससे थोड़ा ज्यादा मोटा वायर ले रहे हैं। मतलब कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज कि ये वायर का टुकड़ा है, मेरी उंगली मतलब समझो कि वायर का टुकड़ा है, तो ये जो ये जो एरिया मिलता है ना आगे का, उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं उसे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। या मैं आपको समझाऊं, ये सपोज कि ये वायर है, ये चॉपस्टिक जो है वो वायर है, तो इसका यहाँ पे ये जो गोल एरिया होगा ना, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये चौक अगर पतली होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, और ये चौक अगर इससे मोटी होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो पहले उन लोगों ने 10 सेंटीमीटर का लिया था, वो थिन था, और वही थिन उन लोगों ने फिर दूसरी बार क्या लिया था, 10 की जगह पे 15 सेंटीमीटर लिया था। अब वो 10 सेंटीमीटर का ही नेक्स्ट वायर ले रहे हैं, थर्ड, बट वो पहला थिक था, दूसरा वो थिक ले रहे हैं। ये दोनों एक जैसे वायर थे, बट सिर्फ लेंथ अलग थी। अब ये दोनों वायर के फर्स्ट और थर्ड की लेंथ सेम है, बट थिकनेस में डिफरेंस है। पहला था वो थिक था, दूसरा है वो ठीक है। अब उन लोगों ने क्या किया, जो लोड सेल या बैटरी जो लिया है वो चेंज नहीं कर रहे, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं कर रहे थे, वो जो है उसे ही रख रहे हैं, सिर्फ ये वायर में चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर उन लोगों ने ये वायर लगाया, फिर स्विच ऑन किया, ए मीटर में रीडिंग देखा तो उन लोगों को मिला I3। ए मीटर में रीडिंग लिया उन लोगों ने, तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ मिलेगा ना ए मीटर में, तो वो लिया उन लोगों ने। तो उसे उन लोगों को दिखा कि जो I3 मिल रहा है ना, तीसरा जो करंट का रीडिंग, वो पहले वाले से भी ज्यादा था। क्या मिल रहा है उन लोगों को, पहले वाले से क्या था, ज्यादा था। मतलब कि I3 इज ग्रेटर देन I1, I3 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। क्या मिल रहा है उन लोगों को कि अगर उन लोगों ने सेम लेंथ का वायर लिया है, बट अगर थिकनेस इंक्रीज कर दी, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दिया, तो करंट भी इंक्रीज होगा। आया समझ में? देखो, फर्स्ट और थर्ड में उन लोगों ने लिया है सेम लेंथ 10 सेंटीमीटर, बट थिकनेस इंक्रीज कर दी। थिकनेस इंक्रीज कर दिया मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दिया। अगर उन लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज किया है ना, तो वो करंट भी उन लोगों को ज्यादा मिलेगा। सेम लेंथ है, बट अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो करंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये से उन लोगों ने रीडिंग ली। अब हमने जब ओहम्स लॉ देखा, तब हमने देखा था कि अगर करंट ज्यादा, दैट मीन्स की रेजिस्टेंस कम, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा। देखा था ना हमने कि करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर I3 की वैल्यू I1 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लो रेजिस्टेंस, लो आर, रेजिस्टेंस का कैपिटल R कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे उससे थोड़ा हाई और यहाँ पे सबसे ज्यादा। आया समझ में? ठीक है। जैसे ही करंट ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, तो I3 सबसे ज्यादा है तो वहां सबसे लो रेजिस्टेंस। I3 के बाद कौन आता है, I1, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा I3 से थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। और I2 उससे भी कम है, मतलब कि वहां पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि
आप जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करोगे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। आया समझ में? ये इतना मैंने समझाया, उसमें कुछ आपको दिखा? यहाँ पे हमने लेंथ इंक्रीज की थी, देखो थोड़ा ये निकाल दे रही हूँ मैं। ये थी 10 सेंटीमीटर, ये थी 15 सेंटीमीटर, ये थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मिल रहा है I1, यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट I2 और यहाँ पे करंट I2। सपोज कि इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2 और इसका है R3, ठीक है। तो उन लोगों को क्या मिला? सबसे ज्यादा करंट मिला I2, ठीक है। उससे थोड़ा कम करंट मिला I1 में, उससे कम मिला I2, उससे कम कहाँ पे मिला? I2, ठीक है। तो I3 मतलब कि जैसे ठीक होगा उतना करंट ज्यादा मिलेगा, जैसे ठीक होगा उतना करंट ज्यादा मिलेगा। फिर उसी लेंथ का ठीक लो तो उससे थोड़ा कम मिलेगा। अब उसी थिकनेस का अगर लेंथ ज्यादा होगी तो फिर से करंट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। आया समझ में मैं क्या बोलना चाहती हूँ? ठीक है। तो जितना करंट ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि R3 सबसे कम होगा, R1 थोड़ा उससे ज्यादा होगा और R2 उससे भी ज्यादा होगा। मतलब कि ये रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ये रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे ज्यादा, और ये वाला रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। क्लियर? तो आपको दिख रहा है कि जैसे थिकनेस इंक्रीज हुई, सेम है, पहला वाला और थर्ड वाला को कंपेयर करो, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करो, तो आपको दिखेगा कि जैसे थिकनेस इंक्रीज हुई मतलब कि जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हुआ वैसे रेजिस्टेंस कम हुआ। मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इंक्रीज कर रहे हो, देखो यहाँ पे उन लोगों ने मटेरियल नाइक्रोम ही लिया है ना सब में, ठीक है। सेम मटेरियल के लिए उन लोगों ने किया है, ठीक है। तो अगर आप सेम मटेरियल में थिकनेस इंक्रीज करो मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और अगर आप सेम थिकनेस में क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखो और अगर लेंथ इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। R2 है वो R1 से ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। दैट मीन्स की रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। दैट मीन्स की रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इससे हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए मतलब लेंथ, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जैसे लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ पे जो 3 वायर लिए वो तीनों नाइक्रोम के थे। अगर आपने ये नाइक्रोम की जगह पे कॉपर के वायर लिए होते तो आपको सेम मिलता। हाँ, ये वैल्यू चेंज होती बट ये कंपेरिजन आपको सेम मिलती। ये वैल्यूज चेंज होती, जैसे मटेरियल चेंज होता है वैसे वैल्यू चेंज होती है, बट ये जो कंपेरिजन थी ना वो कंपेरिजन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हर एक टाइप के मटेरियल के लिए कॉमन है। ये चीज क्या है? हर एक टाइप के मटेरियल के लिए सेम है। मटेरियल चेंज होने से ये चीज चेंज नहीं होती। हाँ, वैल्यूज चेंज होती है, इस
इसकी वैल्यूज चेंज होगी बट ये कंपैरिजन कभी भी चेंज क्लियर। तो रेजिस्टेंस है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस तीन चीज पे डिपेंड करता है, एक तो ऑब्जेक्ट की लेंथ पे, ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और तीसरा ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे। मैंने अभी अभी बोला ना, मटेरियल चेंज होगा तो ये वैल्यूज चेंज होगी, कंपैरिजन सेम रहेगी बट वैल्यूज तो चेंज होगी ना। वैल्यूज चेंज होगी मतलब कि रेजिस्टेंस चेंज हुआ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करता, क्लियर, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ पे, ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर डिपेंड, कौन कौन से तीन फैक्टर हैं? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर, ठीक है। लिखो, मैं लिखवा रही हूँ, मैं जो लिखवा रही हूँ डिक्टेट कर रही हूँ, लिखो। Resistance of a resistor depends on three factors, ठीक है। फिर फैक्टर्स में वन करके लिखो ऐसे, वन डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, वन लिखो उसमें लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, थर्ड लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी सेकेंड, थर्ड नहीं सेकेंड, फर्स्ट क्या लिखा? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकेंड लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड लिखो मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट की जगह पे आप कंडक्टर भी लिख सकते हो, हाँ। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर आप कंडक्टर लिखोगे तो भी चलेगा, वो गलत नहीं है, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड थर्ड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये तीन हो गए। अब नीचे की लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन में टॉपिक मतलब पॉइंट अलग, इसी टॉपिक में एक अलग पॉइंट करके नीचे की लाइन में लिखो रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर, resistance of a resistor is directly proportional to the length of the conductor या तो resistor, क्या लिखा आपने? रेजिस्टेंस of a resistor is directly proportional to the length of the resistor, and inversely proportional to the cross sectional area of the resistor। लिख लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रेजिस्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टर। अब इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, है ना। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वन है ना, 1/a, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या आएगा? 1/a। मेरे साथ साथ लिखते जाओ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, तो देयरफॉर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, L और 1/A, दैट मींस कि L/A, ठीक है। अब आगे हमने ओहम्स लॉ में देखा था कि अगर प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होके इक्वल टू आता है तो कोई कांस्टेंट लगता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट आएगा, दैट मींस कि R इज इक्वल टू रो L/A। इसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं AR, ये क्या है? रो, RHO, ये रो का सिंबल है, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L/A। लिखा इतना सबने। अब नीचे लिखो, इसके नीचे लिखना, ठीक है। इसके
इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ वेयर। ये कहीं पे थोड़ा सा नोट करना हो तो कर लेना, इसके साथ नहीं लिखने की जरूरत है, साइड में थोड़ा सा नोट कर लेना कि इसे रो पढ़ा जाता है, ठीक है, ताकि पढ़ते वक्त आपको याद रहे कि इससे बोलना क्या, ठीक है। वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। रेजिस्टिविटी मतलब कि उनका रेजिस्टेंस करने की कैपेसिटी। कोई भी मटेरियल मतलब कि सपोज कि आपने जो रेजिस्टर लिया है वो कॉपर का है, या तो नाइक्रोम का है, या तो एल्यूमिनियम का है, वो जो भी मटेरियल का हो, वो मटेरियल की अपनी रेजिस्ट करने की, करंट को रेजिस्ट करने की कोई कैपेसिटी होगी। मटेरियल की अपनी क्या होगी? करंट को रेजिस्ट करने की कोई कैपेसिटी होगी। दैट कैपेसिटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इस कैपेसिटी को कोई भी मटेरियल की करंट को ओपोज करने की, करंट को रेजिस्ट करने की अपनी जो कैपेसिटी होती है ना, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब मेटल्स जो होती है, मेटल्स याद रखना, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना। मेटल्स जो होती है उनकी रेजिस्टिविटी सबसे लो होती है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है? सबसे लो, मतलब कि 10⁻⁹ to 10⁻⁻14 की रेंज में इतनी कम, 10⁻⁹ to 10⁻⁻14 की रेंज में इतनी कम होती है, ठीक है। -8 to -6, -8 to -6, ठीक है, इतनी कम उनकी रेजिस्टिविटी होती है। 10⁻⁸ मतलब सोचो 0.70 और उसके बाद 1, कितना छोटा हुआ, ठीक है। इतनी कम मेटल की रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी ना, उतने ही वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द कैपेसिटी टू रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी जितनी कम होगी, उतना ही वो करंट ज्यादा फ्लो होने देगा ना, ठीक है। तो मेटल की रेजिस्टिविटी सबसे लो होती है, ठीक है, और नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी हाई होती है। नॉन मेटल मतलब कि सोडियम, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब क्या है? नॉन मेटल है, कार्बन। तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इसीलिए वो करंट कम फ्लो होने देते हैं और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर? ठीक है। अब मेटल्स में से जो अलॉय बनती है, मेटल्स में से अलॉय हम जो बनाते हैं, तो उनकी जो मदर मेटल होती है, मदर मेटल मतलब कि जैसे कि नाइक्रोम है, नाइक्रोम निकल और क्रोमियम में से बनता है, तो निकल और क्रोमियम की खुद की रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, बट उनमें से जो नाइक्रोम बनता है उनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी हाई होगी, ठीक है। तो मेटल में से जो उनकी अलॉय बनती है ना, वो अलॉय की रेजिस्टिविटी कंपेयर टू मेटल थोड़ी क्या होती है? हाई होती है। वो आपको ये टेबल में जो वैल्यूज दी है ना, उसके ऊपर से पता चलेगा। देखो पहले दिए हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में आपको सारी मेटल के नाम दिए हैं, पढ़ के देखो सारी मेटल है। देखो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मर्क्यूरी, मैंगनीज, ये सारी मेटल है। तो उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू सामने देखो कितनी कम है। मल्टीपल में देखो 10⁻⁸, 10⁻⁶, इतनी कम है। नीचे फिर दी है अलॉयज। अलॉयज मतलब कि 2 या 3 मेटल का कॉम्बिनेशन, या तो मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन। तो उनकी रेजिस्टिविटी कंपेयर टू मेटल थोड़ी हाई दिख रही है, आपको दिख रही है, ठीक है। और नीचे दिए हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बेड कंडक्टर्स होते हैं ना, जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इंसुलेटर मतलब क्या होता है कि जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बेड कंडक्टर्स होते हैं, उसे बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स जनरली नॉन मेटल्स में से बनते हैं। किस में से बनते हैं? नॉन मेटल्स में से। तो उनकी रेजिस्टिविटी आपको हाई दिखेगी। देखो 10⁻⁴, 10⁻�16 इतनी हाई है, नेगेटिव नहीं है। देखो 10 की पावर पॉजिटिव है, तो कितनी हाई हुई सोचो, ठीक है। इसीलिए वो इंसुलेटर्स है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर्स है। क्लियर? ठीक है। तो ये टेबल में जो आपको वैल्यू दी है ना, वो सिर्फ समझाने के लिए है, वो वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कहीं पे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। वो वैल्यूज सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि आपको कंपैरिजन करके समझ में आ जाए।
कि मेटल्स या तो मतलब कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, ठीक है। नॉन मेटल अलॉय की रेजिस्टिविटी कंपेयर टू कंडक्टर्स थोड़ी हाई होती है और इंसुलेटर्स की सबसे हाई होती है, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर्स होते हैं। आ गया आप सबको समझ में, ठीक है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी ये सबको लिखना है, हाँ, ठीक है। वो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स है 12.3, 12.4, 5 एंड 6, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, आज हम यहाँ तक रखते हैं। तो ये टॉपिक में हमने ये देखा कि कोई भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो लेंथ ऑफ द रेजिस्टर, एक तो दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टर एंड तीसरा मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर। ये 3 चीजों पे कोई भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हम मटेरियल के बारे में तो सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होके इक्वल टू आएगा तो कांस्टेंट लगेगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब दूसरा इसके ऊपर से क्या हो सकता है, देखो मुझे रो का यूनिट चाहिए, जैसे कि R रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, लेंथ का यूनिट मीटर है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो उसके ऊपर से आपको रो का यूनिट मिलेगा ना। तो इसके ऊपर से पहले मैं तो रो का इक्वेशन बनाऊंगी, रो इज इक्वल टू L अपॉन A, इस साइड आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आएगा R A अपॉन L हो जाएगा ना, ठीक है। R का यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, ठीक है, R रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, फिर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर में से एक एक मीटर कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली मीटर बचेगा ना, एक मीटर इसके साथ कट हो जाएगा, तो ओहम एज इट इज मीटर एक बचेगा। तो रो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, ओहम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, ओहम मीटर, क्लियर, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टिविटी का यूनिट, याद रखना है, ठीक है। लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का ओहम, तो उसके ऊपर से रेजिस्टिविटी का यूनिट आएगा ओहम मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, ठीक है। ये सारे हमने इतने यूनिट देखे, क्लियर, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी के जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।